हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के विषय के पेपर के मैं लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपका है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। जिसका पहला प्रश्न है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह और संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, खा दिया है, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है? जिनके 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों, ये तुम्हें कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि एक का खा खंड में हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक की रचना है, ये कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या ग पर पहुंचते हैं। ग हमारा प्रश्न दिया है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या घ पर पहुंचते हैं। घ हमारा प्रश्न दिया है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। नंबर 1 ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अंगा कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 अमृत राय, नंबर 3 यशपाल और नंबर 4 जैनेन्द्र। तो इस प्रकार से कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। 2 का पहला प्रश्न दिया है, का खंड में प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सियाराम शरण गुप्त, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का खा पहुंचते, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, यानी छायावाद के कवि हैं इन जिनके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 परमानंद दास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 चतुर्भुज दास, नंबर 4 मुकुटधर पांडे। तो चौथा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे छायावाद के कवि हैं। अगला दिया है, गंग नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? यानी पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो छायावाद युग का कवि जो है वो अज्ञेय नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का घा पहुंचते हैं। घा हमारा दिया, रश्मरथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक या गद्य काव्य? तो रश्मरथी जो है वो खंड काव्य की रचना है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगा प्रश्न दिया है, बादल को घिरते देखा है रचना किसकी है? नंबर 1 मुक्तिबोध की, नंबर 2 नागार्जुन की, नंबर 3 त्रिलोचन की और नंबर 4 अज्ञेय की। तो बादल को घिरते देखा है, ये है नागार्जुन की रचना है, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे 10 अंक वो समाप्त हुए। आपका तीसरा प्रश्न दिया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। दिया है, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबका एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उससे उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो देखिए, इससे संबंधित पाठ दिए हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें
क्यों लेनी चाहिए? रेखांकित अंश की व्याख्या है, राष्ट्र को किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। इस गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? गद्यांश लिखना होगा। क्या लिखना होगा? गद्यांश दर्शाना होगा कि किस गद्यांश के हम प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है पृथ्वी डर करके है, असमर्थ रहेगा, असमर्थ रहेगा। दूसरा दिया, अब देखिए ये आपका पाठ गद्यांश हो गया, इसका आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अब प्रश्न कहता है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है, पाठ दिया है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल ये लेखक हो जाएंगे। तो ये आपके पाठ का नाम, लेखक का नाम हो गया। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें क्यों लेनी चाहिए? तो देखिए कहते हैं किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी समन्वय से लेकर के अधिकार तक आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगला है राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखिए कहते हैं किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी मनुष्यों को छोड़कर, जन माने लोग, लोग माने मनुष्य, अगर मनुष्य को पीछे हम छोड़ देंगे तो राष्ट्र आगे बढ़े नहीं सकता है। अगला समन्वय के मार्ग में क्या प्राप्त हो सकता है? तो देखिए समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का एक सबको एक जैसा अधिकार है, यानी अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाई दिए। अगला गद्यांश दिया है अथवा करके, कहते हैं दुनिया भली भुड़क्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे बात याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। तो इसमें दिया गया है ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो देखिए आपको बच्चे ध्यान देंगे का जो प्रश्न दिया है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस पाठ का है। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जितना अंडरलाइन किया गया है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा दिया अशोक को विस्मित करने का आधार किसे माना गया है? तो अशोक को विस्मित करने का आधार शायद अशोक से उसका स्वार्थ सत्ता है, और दुनिया बड़ी भुड़क्कड़ है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। इसमें बताया गया है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, यानी सारा संसार क्या है? स्वार्थ का अखाड़ा है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलद के फूटे कितने उच्च द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़मूर्त अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, निरूपाय समन्वय उसका करे समझ, विजयनी मानवता हो जाए। ये किस पाठ से दिया गया है? ये दिया गया है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। रचयिता, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न दिया उपरोक्त कवि और कविता का नाम होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी व्याख्या करना है। फिर है वो मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? वो मूर्ति से आशय जो है वो मन की मूर्ति से लिया गया है।
घ प्रश्न दिया है, रस और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी आगे बढ़ने के लिए बात कही जा रही है। द्यूप कच्छप में कौन सा अलंकार है? द्यूप और कच्छप। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और ये आपका पद्यांश दिया गया है। तो देखिए आगे अगला दिया अथवा करके दिया है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त्रशेष तुम अस्त्रहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। अगला दिया है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी संस्कृत समासीन। तो ये इसके शीर्षक इसका शीर्षक है, शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, बापू के प्रति ये दिया है, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। और रचयिता हैं इसके सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार से ये है। शीर्षकों का अपने रेखांकित अंश की व्याख्या हो, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है बापू, हड्डियों का मात्र ढांचा प्रतीत होते हैं। बापू को इसको कहा गया? महात्मा गांधी को। फिर है गांधी जी को कवि ने चिर पुराण चिर नवीन क्यों कहा है? चिर पुराण है और चिर नवीन है, वो पुराने भी हैं अस्थाई और नए युग की शुरुआत के वो ये कह लिए अग्रदूत हैं। गांधी जी को आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? यानी जो व्यक्ति राष्ट्र के विषय में सोचेगा और उसकी इकाई जो है जीवन की पूर्ण होगी और उसी के ऊपर भारतीय संस्कृत समासीन होगी। तो इस प्रकार से ये आपका पद्यांश हो गया। उसके बाद में अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला एक दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनकी जीवनी आपको याद करके लिखना है, ये समझ लीजिए। खा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा है 80 शब्द है। पहला दिया है दया सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में, जयशंकर प्रसाद हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो इस तरीके से गद्य की और पद्य की जीवनियाँ जो हैं बहुत ही 5-5 नंबर के आएंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से जन्म, मृत्यु, माता पिता और साहित्य में स्थान या साहित्यिक विशेषताएं और फिर रचनाओं का उल्लेख आपको करना होगा। आपका 6वां प्रश्न दिया है, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए। फिर अगला है अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इन तीनों में से आपको एक कहानी के बारे में लिखना होगा। जैसे पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेर की है, ध्रुव तारा नहीं है यहाँ पर ध्रुव यात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्रुव यात्रा। तो देखिए पंचलाइट किसकी लिखी हुई है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। और ध्रुव यात्रा जो है वो जैनेन्द्र कुमार का है, जैनेन्द्र कुमार, ये जैनेन्द्र कुमार का है। बहादुर जो है कहानी वो किसकी है? वो अमरकांत की है, अमरकांत। इस प्रकार से ये लेखक हैं और इनके विषय में आप एक लाइन संदर्भ वही दर्शा देंगे, फिर कहानी का सारांश लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दिया है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर। अब देखते हैं इस खंडकाव्य में कौन सी खंडकाव्य जो है वो अपने जिले में चलता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंगा दिया है। अंगा का जो दिया है, त्यागपति खंडकाव्य की कथावस्तु लिखिए।
अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रण करना। तो इन दो में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखते हैं तो आपको 5 सर्गों की कथा संक्षेप में लिखनी होगी और अधिकतम शब्द दिए हैं 80 शब्द। फिर दूसरा, अगर वो नहीं लिख पाते तो त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रण कीजिए, यानी हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कर रहा है। 5 बिंदु के अंतर्गत आप 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे, आपका ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है। अब आते हैं खंड खा पे। खंड का दिया है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अथैक शकुना सर्वेशम मध्या 10 ग्रहांत त्रिकृत्वा असुरान तथा एक काका उत्थाय तिष्ठ तावत अस्य यस्मिन् राजाभिषेक काले एवं रूप मुख क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यत् अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्त कटाहे परिक्षिप्त स्थिला इव तत्र अतयो नरक्षामा इतर दूसरो राजा मह्यम ना रोस्ते। तो ये किस पाठ से लिया गया है? ये इसका पाठ है जातक कथा, संस्कृत के जातक कथा, जातक कथा से लिया गया है। जातक कथा के अंतर्गत है पाठ उलूक जातकम। कौन सा दिया है? उलूक जातकम, उलूक जातकम से लिया गया है। तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा दिया है बौद्ध युगे एवं सिद्धांता वैयक्तिक जीवन सभ्यता प्रयुक्ता आसन प्रमद इमे सिद्धांता राष्ट्र परस्पर मैत्री सहयोग कारण विश्व बंधुत्व विश्वास शांत साधनान संत राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री काले चीन देशे स भारतीय समाज पंचशील सिद्धांत कृत अभावत। यानी ये किस पाठ का दिया है? ये पंचशील सिद्धांत का है। पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांता इस पाठ का है। ये सिर्फ इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो आइए दूसरा पाठ जब देखते हैं। दूसरा पाठ दिया गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया परोक्षे कार हंतारा प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते मित्र विश्वकुंभम पयोमुखम। तो ये किस पाठ का दिया गया है? ये है सुभाषित रत्नान का। किसका है? सुभाषित रत्नान पाठ का है। रत्नान इस पाठ का है। और ये जो दूसरा श्लोक दिया है इसको बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये किस पाठ का है। तो दिया गया है कि पीठ पीछे कार्य को समाप्त करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार से कहते हैं कि घड़ा जो है वो अमृत से भरा है लेकिन उसके मुख पर विष डाल दिया गया है थोड़ा सा। और वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को इस संसार में कौन नहीं जानता। इस प्रकार से इन दोनों का अनुवाद हो गया। और ये फिर अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दिया है, देखिए, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। खा है आंख का तारा होना, हवा से बातें करना, अपना उल्लू सीधा करना। एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे दिया आंख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम बनाना। तो इस प्रकार से इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 10 पहुंचते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आगे देखिए, दिया है निस्संदेह का सही संधि विच्छेद है निधन संदेह। यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, यानी बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगतम है। उसके बाद में दिए गए निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए।
दिया है आत्मन शब्द विभक्ति और वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। नामने शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फिर अगला दिया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम का सही अर्थ क्या है? अविराम अभिराम, अभिराम माने आकर्षक या सुंदर और अविराम माने अनवरत। तो इसलिए आपका सही हो जाएगा सा आंसर सही हो जाएगा, अनवरत और आकर्षक। विहग और विहंग, विहग माने पक्षी और विहंग माने, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसमें से कौन सा अर्थ सही होगा। अब देखते हैं कि बच्चे हमारे कितना याद करते हैं, उनको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे पहला दिया है तुम्हारा शिखा शब्द दिया है, तो शिखा के दो अर्थ है। शिखा माने होता है चोटी भी होती है, क्या होती है? चोटी। और दूसरा कलगी कहते हैं, कलगी। ये के एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये पक्ष दिया है, तो एक होता है पाक्षिक शुक्ल पक्ष, पक्ष वाली होता है शुक्ल, और कृष्ण पक्ष वाली बात, ठीक है ना। और दूसरा पक्ष से संबंधित होता है एक पछवारा, पखवारा होता है, क्या होता है? पखवारा, पखवारा। और दूसरा है एक इस तरीके से कांड दिया है। कांड के देखिए दो अर्थ दिए गए हैं, कांड के हैं खंड और भाग। कांड का अर्थ क्या है? एक है खंड और दूसरा क्या है? भाग है। तो आपको केवल एक ही लिखना है। तो इस तरीके से इसके भी पूत के इस तरीके से आपको एक के विषय में दो अर्थ लिखने हैं, ठीक है ना। अगला हम ग प्रश्न पर पढ़ते हैं। ग दिया है निम्नलिखित अंशों में से किसी एक का सही शब्द का चयन करिए, लिखिए। रास्ता दिखाने वाला क्या कहते हैं? मार्गदर्शक। क्या कहते हैं? मार्गदर्शक होता है, ठीक है ना। जिसका कोई अनंत ना हो उसको कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। श्याम और मोहन बात कर रहा है, बात कर रहा नहीं है, बात कर रहे हैं, क्योंकि एक से दो हो गया है। रहे शब्द यहाँ से हो जाएगा। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं, कर दिए, कर दिए हो जाएगा। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, मैंने गृह कार्य कर लिया हूँ, क्या हो जाएगा? मैंने गृह कार्य कर लिया हूँ। फिर अगला, चंद्रमा आकाश में निकलता था, नहीं, चंद्रमा आकाश में निकलता था नहीं, क्या अब नहीं निकला, निकलता है, था के स्थान पर है हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अगला दिया है 12वां प्रश्न दिया है, श्रृंगार अथवा वात्सल्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा, या तो आप उदाहरण दीजिए या फिर परिभाषा लिखिए। तो देखिए श्रृंगार रस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा रस दिया गया है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रत या प्रेम है। उदाहरण कह सकते हैं, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। ये श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रत या प्रेम और उदाहरण हो गया। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका भी प्रेम है। किसके प्रति प्रेम है? पुत्र के प्रति प्रेम है। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव रत है, किसके प्रति है? पुत्र के प्रति पे है, रत से। तो देखिए वात्सल्य रस का अस्थायी भाव रत या प्रेम है दिया है। और इसका उदाहरण देखिए लिखते हैं, जसोदा हर पालने झुलावे,
जसोदा हर पालने झुलावे, दुलरावे बहरावे। इस तरीके से आपका ये वात्सल्य का उदाहरण हो गया। दूसरा खा दिया है यमक अलंकार का अथवा रूपक अलंकार लक्षण एवं परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार का जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, यानी हर एक शब्द 2 बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। अगला दिया है गा का चौपाई। चौपाई ये क्या है? ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा दिया है सोरठा दिया है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से चौपाई सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, ये चौपाई का उदाहरण हो गया। और सोरठा छंद का उदाहरण है जेह सिमरत सिद्ध होय गण नायक करिवर वदन करव अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। इस तरीके से ये आपका चौपाई और सोरठा का परिभाषा और उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 13 दिया है। 13वां हमारा प्रश्न दिया है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र देना है। ये हमने बच्चों को बताया भी था। तो शिक्षा ऋण हो तो बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र आपको देना है और अपनी व्यथा को उसमें दर्शाना है, किस लिए आप ऋण ले रहे हैं उसको आपको विषय के माध्यम से दर्शा देना है। फिर अगर ये नहीं अथवा करके नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हो तो महापौर को पत्र लिखना, यानी जो ये ठेले लगते हैं रास्ते में, रास्ते को जाम कर देते हैं, इससे बचने के लिए रास्ते का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तो आप महापौर को एक पत्र लिखना है जिससे आने जाने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो अगला और अंतिम प्रश्न हमारा दिया है, चौथा दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। का है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, खा है महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, गा मेरे प्रिय उपन्यासकार, घा है भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, गंगा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इस प्रकार से 5 निबंध दिए, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो निबंध आपको लिखना है। विद्यार्थी जीवन में लिखना है तो अनुशासन का महत्व है, भारतीय कृषकों की समस्या। तो आजकल के भारतीय किसानों की समस्या तो वास्तव में बहुत तेजी से है। धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रयास करेगी उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए, लेकिन फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। अगर वो अनाज पैदा कर लेते हैं तो उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से कृषकों की समस्या हैं और उनके समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय कर रहे हैं, इन बातों को समावेश आपके निबंध में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 9 नंबर का निबंध होगा। तो निबंध के अंतर्गत आप 1-2 कोटेशन भी जोड़ देंगे तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, जिससे आपका निबंध में 9 से 9 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये कक्षा 12 का मॉडल पेपर आपका समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय के पहले आपको वीडियो मिलते रहें, आपकी समस्या की कठिनाई जो है वो दूर होती हो रहे, यही आशा है HLB डिजिटल क्लासेस की। धन्यवाद।